पहले तो उमंग जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप अपने इस स्टार्टअप के ज़रिए देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंच रही हैं। और हाल ही में आपकी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी बातचीत हुई थी स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च होने के मौके पर। ये अनुभव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी फ़ैन फॉलोइंग है इस दुनिया में, वो सारे फैंस अभी रीच आउट कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने किसी एक इंसान की इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं देखी, और वो मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि वो फील हो रहा है लोगों के साथ। बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं। जिन लोगों को हम उनसे जुड़ना चाहते थे, अब वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी संस्था के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है पिछले 4-5 दिन। शायद मुझे ऐसा लगता है हज़ारों लोगों ने लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल करके, और जो पुराने बचपन के टीचर्स हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सब बहुत प्राइड ले रहे हैं इस चीज़ में कि एक हमारे बीच की लड़की जाके प्रधानमंत्री जी से बात कर पाई। तो बहुत बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। माननीय मोदी जी के ही आह्वान पर स्टार्टअप की शुरुआत हुई है और आपने भी अपने स्टार्टअप के ज़रिए एक विशेष मुकाम हासिल किया है। बताएं उस बारे में हमारे श्रोताओं को। तो 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया था कि कम से कम एक खादी का रूमाल ही आप खरीदें, क्योंकि उससे हमारे गांव में रह रही महिलाओं को, कारीगरों को रोज़गार मिलेगा। उस समय मैंने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं वो बार बार, हर बार अपनी मन की बात में, दिवाली के पहले, जब भी जो इम्पॉर्टेंट डेज़ रहते थे, उस पर वो खादी को प्रमोट करते रहे। उन्होंने जो शासकीय कहते हैं गिफ्टिंग, जो एक कल्चर था, उसमें भी खादी को लेकर आए। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स आए, स्कूल यूनिफॉर्म में कहीं कहीं खादी लॉन्च हुई। तो इस तरीके से एक माहौल पूरे देश में खादी के लिए बना। और उस माहौल को इस्तेमाल करते हुए हम जैसे स्टार्टअप्स को, मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने हैंडलूम और खादी के स्टार्टअप्स चालू करे, तो हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिला। क्योंकि ब्रांड्स, कंपनीज जैसे कि रिलायंस, आदित्य बिरला, रेमंड्स, ये सब खादी के बारे में सोचने लगे। तो उनको हमें केटर करने को मौका मिला। और डिज़ाइनर्स, देश के, विदेशों के लोग, सबको खादी चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सोच समझ के कोई भी चीज़ के बारे में बात करते हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने खादी को एक हॉट केक बना दिया, और उसको बेच के हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को काम दे पा रहे हैं। उमंग, जब आपने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की और आपने खादी को उसमें चुना, तो कैसे शुरुआत की और खादी में आपने कौन कौन सी चीज़ों को बनाने का और उसको दूर दूर तक पहुंचाने का निर्णय लिया? तो सबसे पहले खादी चुनने के बारे में, मेरा जो खादी चुनने का सबसे बड़ा जो कारण था, वो कारण था कि वो महिलाओं को घर में काम देता है। तो हमारे गांव में जो महिलाएं हैं वो कताई करके, चरखे पे कताई करके, धागा बना के घर में ही अपना काम कर पाती हैं। उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब मुझे ये बात खादी के बारे में पता चली, और क्या है, कताई का काम सिर्फ औरतें करती हैं, तो कताई करने वाली को कतिन कहते हैं। कतिन का कोई मेल वर्जन नहीं है, कोई पुरुष वर्ड नहीं है। एक ऐसा रोजगार है जो कि सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित है। अच्छा। जैसे कि किसान एक मेल वर्ड है, महिला किसान को भी आप किसान बोलते हैं, वैसे कताई करने में कतिन, आप पुरुषों को भी कतिन ही बोलेंगे। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि खादी सिर्फ महिलाओं को रोज़गार नहीं दे रहा है, उनको एक आइडेंटिटी दे रहा है। मैं इसी तरह एक महिला से मिली थी एक गांव में, और वो, उनके घर में बहुत छोटा सा घर था और करीबन 2 चरखे उनके पास रखे हुए थे। और मैंने उनसे बोला कि आप इतने सालों से कताई कर रही हैं, आपने क्या कमाया? तो उन्होंने मुझे एक दीवार पे नोटिस करवाया। उनके घर में एक दीवार थी और उस पर एक अवार्ड टंगा हुआ था, और वो एक राष्ट्रीय पुरस्कार था। तो बोलती, मैं इन 2 हाथों से अगर किसी का ताजमहल भी बना दूंगी तो मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपने घर में बैठ के चरखा चलाती हूँ। तो इस देश के राष्ट्रपति के घर में जाके ये अवार्ड लेकर आई हूँ। तो एक जो महिलाओं को आइडेंटिटी की कमी है, वो खादी में उनको कहीं ना कहीं मिलती है। तो कहाँ कहाँ आपने अपनी इस प्रोडक्ट को पहुंचाया है? कौन कौन से, कुछ मध्य प्रदेश के बाहर भी आपने अपनी इस कला को पहुंचाया है? हमारा पूरा क्लाइंट बेस ही मध्य प्रदेश के बाहर है। हम लार्ज फॉर्मेट रिटेलर्स को कपड़ा सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो हमारे 1 या 2 क्लाइंट ही हैं। हमारे मेजरली क्लाइंट्स बड़े शहरों में हैं और दूसरे देशों में हैं।
तो वो लोग इसको ज़्यादा समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा प्रीमियम होता है प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं लग्जरी सेगमेंट में आता है, और लग्जरी खरीदने वाले लोग मोस्टली बड़े शहरों में बड़े बड़े जॉब्स करने वाले या बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अभी तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा लग्जूरियस प्रीमियम सेगमेंट के लिए है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कि मासेस तक पहुंच सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग खादी को पहन सकें। तो तकरीबन कितने साल हो गए आपको इस काम को शुरू हुए, और इतने सालों में क्या आपको आशा थी कि इस स्तर तक आप पहुंच जाएंगी, कि आपको इतनी लोकप्रियता हासिल हो जाएगी और एक दिन वो भी आएगा जब आपकी बातचीत प्राइम मिनिस्टर से होगी? जी, ये सब तो नहीं सोचा था, बट जैसे जैसे जर्नी बढ़ती गई आगे हम लोग काफ़ी अलग अलग मुकाम हासिल करते गए। 2017 में मैंने शुरुआत की थी। 2019 में हम लोगों को मुझे फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया में शॉर्ट लिस्ट किया गया। उस लिस्ट में मेरा नाम था। वो भी करीबन 53 देशों की लिस्ट होती है जिसमें से 300 लोगों का नाम होता है। तो वो एक मुकाम था। उसके बाद भी कई सारे ऐसे पॉइंट आए ज़िंदगी में जहाँ पे लगा कि हाँ, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी से बात करना अपने आप में एक कल्मिनेशन पॉइंट था कि यहाँ से अब हम नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट हो गए हैं, कि लोग अभी मुझे खादी का ब्रांड एम्बेसडर बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने भी बोल दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो वो 5 साल से हमारे स्टार्टअप की उसमें कहते हैं हसल जो चल रहा था, वो हासिल से ऊपर उठ के हम नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना अब ये हमारी जिम्मेदारी बन गया है। उमंग, आपने अपने इस काम के माध्यम से कुछ और लोगों को भी जोड़ा होगा, और जाहिर है कि जब आपने उन लोगों को जोड़ा होगा तो उनको भी रोज़गार मिला होगा। तो इसमें आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और उनको रोज़गार आपने जब दिया है तो कितनी आत्मसंतुष्टि भी आपको हुई होगी? बिल्कुल, ये स्टार्टअप की शुरुआत ही सिर्फ रोज़गार पैदा करने के लिए हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश जहाँ पे 200 मिलियन करीबन 20 करोड़ हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं, कोई मिट्टी का घड़ा बनाता है, कोई दिया बनाता है, कोई कपड़ा बनाता है, कोई कुछ ना कुछ सामान बनाता है। इस ऐसे देश में गरीबी नहीं हो सकती और ऐसे देश के लोग गरीब नहीं हो सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 200 मिलियन जो लोग हैं, 20 करोड़ पीपल, इनको काम देना मेरी एक जिम्मेदारी है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो कपड़े से की। अब हम लोग और दूसरे क्राफ्ट्स पर भी मूव ऑन करना चाहते हैं और अभी हमारे साथ 1500 कारीगर जुड़े हुए हैं 13 क्लस्टर्स में 5 स्टेट्स में। बट हम लोग और ज़्यादा, जैसे मोदी जी ने बोला कभी काशी में हाथ आजमाया है क्या, तो बिल्कुल काशी जाने की एक अंदर से प्लानिंग है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ सारे क्लस्टर्स में काम करने की प्लानिंग है और मतलब बहुत सारे और दूसरे स्टेट्स जहाँ पे हम कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर काम कर रहे थे, बड़े स्तर पर जाकर सरकार के साथ मिलकर और बड़े बड़े विजन को पूरा करने की प्लानिंग है। तो उमंग, जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई है, उसको लेकर आपको क्या कहना है कि ये कितना एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके ज़रिए आत्मनिर्भर बनाने की कितनी बड़ी एक परिकल्पना साकार रूप लेने वाली है? मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज़रूरी कदम है क्योंकि 1900 स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैं हमारे प्रदेश में और जो हमारे अब ज़रूरत है कि गांव-गांव से स्टार्टअप निकले। मैं चाहती हूँ कि जिन आर्टिजन्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, जो क्राफ्टप्रेन्योर मैं उन्हें बना रही हूँ, वो भी आके अपना स्टार्टअप रजिस्टर करें। तो वो एक सपना है कि गांव-गांव से स्टार्टअप निकलना चाहिए और उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे कारीगरों के होने चाहिए, हमारे हाथ से काम करने वाले लोगों के, उनके बच्चों के होने चाहिए जो कि कारीगरी का काम छोड़कर कहीं इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं और उस अपनी कला को छोड़कर मेन स्ट्रीम काम में आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है उसका कोई भविष्य नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इस पॉलिसी से मैं उन लोगों को सबको स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बताऊंगी क्योंकि हम लोग युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, युवा कारीगरों के साथ, और कैसे वो इस पॉलिसी का उपयोग करते हुए अपने गांव से अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी भी ये जिम्मेदारी अब बनती है कि आपने एक अपना स्टार्टअप खड़ा किया है, तो आपसे प्रेरित होकर जब दूसरे लोग कुछ शुरू करेंगे तो उन्हें भी सफलता की नई पायदानें हासिल करने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक सोच है। तो इसके लिए आप कुछ विशेष भी प्रयास करने वाली हैं ताकि और भी नए लोगों को आप ये जानकारी पहुंचा सकें? बिल्कुल, हम लोगों ने अभी मतलब मध्य प्रदेश सरकार के साथ मैं एज अ कंसल्टेंट काम करती रही हूँ, बट अब मतलब ये इवेंट के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद
आई थिंक सरकार का जो एक रुख है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आपको गांव-गांव में जाके हमारी पॉलिसीज़ को, हमारे काम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है, क्योंकि लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में हमारे गांव में रह रहे कारीगरों को और लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका लाभ उठा पाएँ, क्योंकि पॉलिसीज़ बन तो जाती हैं बट वो कहते हैं ना सही इंसान तक जिसकी नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो काम मैं करना चाहूँगी। चलिए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत सारे लोग स्टार्टअप के लिए नए नए आइडियाज़ खोज रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, और बहुत सारे लोगों ने शुरुआत कर दी, लेकिन बहुत सारे धरातल पर ही रह जाते हैं और वो निराश हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपका क्या कहना है कि वो किस प्रकार से अपना एक मानस बनाकर इस पर काम करें? सबसे ज़रूरी किसी भी स्टार्टअप के लिए होता है कि आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आज एक्चुअली अभी लोगों को समझ में ही नहीं आया है कि स्टार्टअप शब्द क्या होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस और ट्रेडिंग करने को स्टार्टअप नहीं कहते हैं। स्टार्टअप में इनोवेशन होना चाहिए, डिस्रप्शन होना चाहिए। तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जितना क्लियर होगा और उसके हिसाब से आप सोल्यूशन को बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी में ही हो, आईटी वर्ल्ड में ही हो, बहुत प्रोडक्ट इनोवेशन भी हो रहा है। जैसे कि चरखा में अंबर चरखा आया, फिर सोलर चरखा आ गया। क्या हम कुछ नए तरीके का चरखा बना सकते हैं, साइकिल से चलने वाला? बहुत सारी तरीक़ों की चीज़ें हैं जो कि इनोवेट हो रही हैं। तो आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया में भी बच्चों ने वो स्प्रे करने वाली, किसानों को मदद करके स्प्रे करने वाली एक मशीन बनाई थी। तो गांव में रह रहे लोग जो है गांव की परेशानियों को समझें और उसके लिए क्या सल्यूशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो उस पर फोकस करें। ये नहीं कि हमें स्टार्टअप करना है और वो उसमें ग्लैमर मिलेगा, ये सारी चीज़ें नहीं। फोकस करें कि उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए सही सल्यूशन क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से बात करें, जो उनके बेनिफिशरीज़ हैं उनसे बात करें और उसकी मार्केट डिमांड जनरेशन करें। तो ये एक जर्नी होती है, कहना बहुत ईजी है बट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो परसिवरेंस, करेज एंड रिस्क टेकिंग, ये सारी चीज़ें किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और कहीं ना कहीं टीम बिल्डिंग और बहुत सारी अदर क्वालिटीज़ होती हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो है कि अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जितने अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसका सल्यूशन क्या है उसको अच्छे से डिफ़ाइन करें। तो इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को ख़त्म करें, आप चलते चलते क्या कहना चाहते हैं हमारे जो इस कार्यक्रम को सुनने वाले श्रोता हैं उनसे, और वो यदि आपसे कोई सहायता चाहते हैं, कोई हेल्प चाहते हैं, तो वो क्या आपसे बात कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने अपने इस कार्यक्रम से जोड़ा। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी सपना ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सपना देखें और वो पूरा नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सपना देखा है वो आज तक पूरा हुआ है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हूँ, मैं सपने नहीं देखती। ऐसे सपने जो आपको नींद ना आने दें वो सपने हैं। तो हमेशा वही मेरा कहना चाहिए एक रवैया रहा है ज़िंदगी जीने का। लोग जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मुझे डेफिनेटली ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, उसको फॉलो कर सकते हैं। उमंग श्रीधर डिज़ाइंस के नाम से मैसेज कर सकते हैं और जो भी हम उनको सहायता कर पाएंगे डेफिनेटली बिल्कुल करेंगे। तो चलिए उमंग जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका स्टार्टअप दिन ब दिन और भी तरक्की की मिसाल कायम करे और आप लगातार आगे बढ़ती रहें। हमसे बातचीत करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।